Hi everyone, welcome back. Let's try to complete 2.3 deals with the एंटी डिफेक्शन लॉ. कंटेक्स्ट क्या था, महाराष्ट्र में जब से सरकार चेंज हुई थी तो वहाँ पे डिफेक्शन का काफ़ी सीन चल रहा था. स्पीकर ने जितनी पिटिशन थी अगेंस्ट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस उनको डिसमिस कर दिया गया था. ये था कंटेक्स्ट. एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ अपना 10 शेड्यूल स्पेसिफिकली डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ. ये कब ऐड किया गया था? ये 1985 में ऐड किया गया था. कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. ये आपको रटना पड़ेगा, ये रट के रख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. डिस्क्वालिफिकेशन के केस में जो भी फाइनल डिसीजन लिया जाता है वो जो सदन है, सदन का जो हेड है, हाउस का जो हेड है, जैसे लोकसभा हो गया तो उसका स्पीकर हो गया, आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं. राज्यसभा के केस में चेयरमैन हो गया. तो ये डिसीजन लेता है. ठीक है. ये तो जैसे लेजिस्लेटिव कोई भी बॉडी है ना, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, लेजिस्लेटिव बॉडी का जो हेड होगा वही डिसीजन लेगा. आगे देखो डिस्क्वालिफिकेशन किन केसेस पे होगा, ये देख लो. एंटी डिफेक्शन आपको ख़त्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पहली चीज़, कोई भी पार्टी का मेंबर अगर अपनी मेंबरशिप वॉलंटरली गिव अप कर देता है कि मैं उसका मेंबर नहीं होऊंगा, उस केस में. दूसरा, अगर कोई स्पेसिफिक वोटिंग वगैरह चल रही है और वो जो मेंबर है ही आइदर वोट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, किसी और को वोट कर देता, और ही एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन दैट आई इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी का जो विप होता है वो जो कहता है उसका अगर उल्टा कोई इंसान करता है, इंसान मतलब इस केस में कौन हो गया? मेंबर हो गया पॉलिटिकल पार्टी का. तो उस केस में आगे क्या है, आगे एक कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, इंडिपेंडेंट मेंबर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. और एक नॉमिनेटेड मेंबर है. नॉमिनेटेड मेंबर का क्या होता है, उसको 6 महीने के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होती है. बट अगर उसने 6 महीने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. ठीक है. आगे क्या एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इस केस में क्या है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में 2/3 अगर ब्रेक हो जाए और 2/3 मेंबर जाके किसी और पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाए तो इस केस में दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एंटी डिफेक्शन. ठीक है. आगे क्या है, अगर कोई भी जो सदन है उसका जैसे स्पीकर है, तो लोकसभा के केस में क्या हो गया, आपका स्पीकर हो गया, डेप्यूटी स्पीकर हो गया, डेप्यूटी चेयरमैन आपका राज्यसभा के केस में हो गया. तो ये लोग क्या है, दीज पीपल कैन रिजाइन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन दे आर होल्डिंग दीज पावर्स और दीज पोस्ट. एंड देन आफ्टर दैट जब ये इन पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं उसके बाद वो जाके अपनी पॉलिटिकल पार्टी फिर से ज्वाइन कर सकता है. ठीक है. तो ये भी एक्सेप्शन के अंदर आता है. आगे क्या है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे एंटी डिफेक्शन हो गया तो इस केस में भी क्या है, एक मेन इशू ये है कि स्पीकर वगैरह जो भी डिसीजन लेता है ना तो उसके लिए कोई स्पेसिफिकली टाइम लिमिट नहीं है कि किसी स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर आपको डिसीजन लेना है डिफेक्शन पे. ये सेम चीज़ किस पे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डिनेंस वगैरह पे होती है. ऑर्डिनेंस के केस में क्या है, जो आपका गवर्नर है और प्रेसिडेंट है, इनके केस में भी कोई टाइम लिमिट नहीं है प्रिस्क्राइब के डिसीजन कितने टाइम में लेना. ठीक है. तो इसके अलावा क्या है, यहाँ पे कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स दे रखी है. प्रोनाउंसमेंट्स मतलब केसेस की बात कर रखी है. 10 शेड्यूल हमने देख लिया, ऊपर ही देख लिया. 10 शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ आता है आपका. ये आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से था और 1985 में आया था. ठीक है. ये केस इंपॉर्टेंट है, किलोतो होलोहन का 1992 वाला. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्पीकर्स डिसीजन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू का हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था एज सच कि आर्टिकल 142 के अंदर तो और 136 के अंदर भी जुडिशरी वैसे तो कुछ भी रिव्यू कर सकती है. बट ऊपर हमने स्पेसिफिकली आर्टिकल 122 और 121 भी देखा था. 122 और 121 में मतलब ये था कि जुडिशरी की प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं हो सकती और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जुडिशरी के अंदर डिस्कस नहीं हो सकती. ठीक है. उतनी रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है. बट इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस वायलेशन, ग्रॉस इरेगुलरिटी, ग्रॉस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इन सब केसेस में जुडिशियल रिव्यू हमेशा लगता है. तो ये स्पेसिफिक केस है. इस केस में क्या बोला, इस केस में बोला है कि भैया स्पीकर जो एंटी डिफेक्शन में जो भी डिसीजन लेगा ना दैट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू. ये याद रखना, ये केस का नाम याद रखना. आगे ये कोई एक स्पेसिफिक केस और एक दे रखा है तो ये पढ़ लेना, इतना ज़रूरी ऐसा है नहीं. केसेस को 2-3 बार पढ़ लोगे तो वैसे याद हो जाएगा, सारे करने की ज़रूरत नहीं होती. वैसे जो मोटे मोटे केसेस होते हैं ना यूपीएससी भी वही पूछता है. तो ये है. आगे देखता है, ये कंटेंट दे रखा है, विप दे रखा है. विप क्या होता है, विप ना एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी होती है. पॉलिटिकल पार्टी में एक मेंबर होता है जो हेड की तरह एक्ट करता है उस पॉलिटिकल पार्टी में. वो इंश्योर करता है कि जो कंडक्ट चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के बेसिस पे हो, सबके बीच में कंसेंसस हो, पूरी पॉलिटिकल पार्टी का एक ही स्टैंड हो, ये सब. ठीक है. अब विप के केस में यहाँ क्या कंटेंट दे रखा है, बजा के यही टाइम मिला इनको बजाने का. ये एंटी डिफेक्शन लॉ पुट्स द पार्टी मेंबर्स इनटू ब्रैकेट ऑफ ओबीडियंस ऑफ द पार्टी विप. ठीक है.
डिफेक्शन लॉ में विप इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ में। विप जो कहता है वो जो मेंबर्स है पॉलिटिकल पार्टी के उसको फॉलो करना होता है। विप के अगेंस्ट अगर वो कुछ करेंगे तो फिर उन पर डिफेक्शन लग जाता है। पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्स में क्या लिख रखा है आगे, अ रिटन ऑर्डर फॉर पार्टी मेंबर टू अलाउ सर्टन डायरेक्शंस। विप ने अगर कोई रिटन ऑर्डर दे रखे हैं कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करना है आगे, एंड अ डेजिग्नेटेड ऑफिशियल ऑफ अ पार्टी हु इज ऑथराइज टू इशू सच डायरेक्शंस। विप की डेफिनेशन दे रखी है कि ही इज स्पेसिफिकली अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ठीक है, आगे क्या है, कहाँ से आ रही है टर्म वगैरह, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना कंटेंट था एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड। एंड करते हैं इसको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।